सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर कैसे आप लोग बच्चों को वेलकम अगेन टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक कंप्यूटर के कोड 9 मॉच पर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग रेलवे ब्रिज टनल जो कि हमारा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके बारे में आगे हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था पूरा, उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से स्टडी करेंगे और पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कराएंगे। शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट रेलवे ब्रिज एंड टनल। चैप्टर 1 होगा ये हमारा, इसका नाम इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इसमें लगभग चैप्टर्स हैं, अच्छे खासा चैप्टर्स हैं। तो जैसे रेलवे में ज़्यादा चैप्टर हैं और ब्रिज और टनल में थोड़े कम चैप्टर हैं। तो हम लोग अभी रेलवे शुरू करने जा रहे हैं। पहले रेलवे पूरा कवर कराएंगे, उसके बाद ब्रिज और उसके बाद टनल। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और बिना किसी देरी के शुरू करेंगे और आपको टॉपिक बाय टॉपिक सबको समझाएंगे। और अगर आपको ये टेलीग्राम PDF वगैरह चाहिए होगा तो मिल जाएगी और आपको इसकी एक एक कॉपी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो हम लोग आपको सब कुछ डिटेल पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और हर चीज़ बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि रेलवे है क्या, उसको ओवरव्यू देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं थोड़ा रेल नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो जो ये रेल नेटवर्क भारत जो है भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दूसरा सबसे बड़ा ये जो भारत का रेलवे नेटवर्क है ये वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने वाला है। ठीक है, अब आप लोग को बताना कि यहाँ पे फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ये अपना एशिया दूसरा एशिया हो गया और पहला बहुत लोग सोचते हैं कि ये देखिए रेल जा रही है। ठीक है, तो रेल नहीं जाती है, ये जो ये पटरी होती है, पटरी जो होती है रेल नहीं होती है, वो रेल गाड़ी होती है और रेल चलती है उसको हम लोग रेल बोलते हैं और इसके ऊपर जो गाड़ी चलती है उसको हम लोग रेल गाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग पटरी को रेल बोलना है और जिसके ऊपर गाड़ी चलेगी उसको रेल गाड़ी बोलना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अपना थोड़ा पॉइंट वगैरह देख लेते हैं कि स्टार्टिंग कब हुई थी। तो जो हिस्ट्री है इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो सबसे पहली रेलगाड़ी है वो 14 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है दोस्तों, ये 14 अप्रैल 1853 में पहली रेलगाड़ी भारत में चलाई गई थी। इसको जो चलाया गया था वो मुंबई और ठाणे के बीच में चलाया गया था। ठीक है, मुंबई और ठाणे के बीच में चलाया गया था। ये आज की डेट में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसको चलाने वाले जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को मॉडर्न भारत मतलब मॉडर्न इंडिया का फादर भी माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का फादर कौन है? तो मॉडर्न लॉर्ड डलहौजी के नाम पर। थोड़ा बहुत हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स जो आपके की पॉइंट्स हो जाते हैं चैप्टर के लिए, तो वो पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो भारत में प्रतिदिन लगभग रेलगाड़ी से 2.5 करोड़ लोग सफ़र करते हैं। ठीक है, कितने लोग? 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन भारत में रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं आज की डेट में। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7500 रेलवे स्टेशन हैं। छोटे बड़े मिलाकर के 7500 रेलवे स्टेशन, ये बुक वगैरह में आपको मेंशन मिल जाएगा। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है तीसरा पॉइंट जो है, भारत में इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है। ठीक है, यानी कि भारत में इन दिनों सेमी बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होने वाली। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को जो है हमारा गुजरात में काम किया जा रहा है, जहाँ तक पहले गुजरात में प्रोजेक्ट लाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी 160 किलोमीटर होने वाली है रफ्तार। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में पहली बार इंटरनेट द्वारा टिकट बुक करने की सुविधा 3 अगस्त 2002 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? भारत में पहली बार इंटरनेट से टिकट बुक करने की सुविधा 3 अगस्त 2002 में प्रारंभ हुई थी। तो ये आप लोग को कॉम्पिटिटिव भी पूछ लेता है और एग्ज़ाम में भी कभी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है भारतीय रेलवे के जोन तथा डिवीज़न। ठीक है, क्या होने वाला? भारतीय रेलवे के जोन तथा डिवीज़न। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया। वैसे तो जोन 18 है लेकिन डिवीज़न बहुत सारे हैं। आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको 17 जोन मिलेंगे, लेकिन एक 2019 में नया जोन बनाएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप अपडेटेड बुक होगी तो आपको मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप लोग को जो बोगी होती है ट्रेन की, बोगी को देख कर बता सकते हैं कि वो कौन से जोन की बोगी है। ठीक है, मतलब कौन से जोन की ट्रेन होने वाली है। तो उस बोगी को देख कैसे बताएंगे? देखिए बहुत सारी बोगियों में सबने लिखा होता है NER या फिर दापू नारे या SER लिखा होता है, तो उसी से हम लोग जान लेते हैं। से NER का मतलब होता है देखिए N मतलब है नॉर्थ मतलब ईस्टर्न एंड रेलवेज, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज। ठीक है, और हिंदी में देखें दापू मारे। ठीक है, तो दापू मारे का मतलब होता है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, ऐसे के लिए एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। SER यानी कि साउथर्न ईस्टर्न रेलवेज। ठीक है, उमारे यानी कि उत्तरीय मध्य रेलवे।
आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जोन। ठीक है, एक तरफ हम लोग जोन रखेंगे, दूसरी तरफ उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं वो रखेंगे। तो एक तरफ जोन, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स वगैरह बना सकते हैं ऐसे लिख के। तो हमारे को 18 जोन, हमने 18 जोनों को लगातार सबको बताऊँगा एक करके। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग को टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़ जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करेंगे तो आपको हम डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देंगे आपकी जो पीडीएफ होने वाली है। तो हम लोग देखते हैं अपना 18 जोन और हेडक्वार्टर। ठीक है, एक साथ हेडक्वार्टर तब जोन है। तो जो हमारा पहला ये जोन होने वाला है, ये हमारा नॉर्थ रेलवे। ठीक है, यानी कि एनआर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा दिल्ली में होगा। और दूसरा है नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर एनईआर गोरखपुर में होगा। ठीक है, तीसरा है नॉर्दर्न ईस्ट पर्टनर रेलवे, इसका गुवाहाटी आसाम में रेलवे स्टेशन है, मतलब हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो हमारा फोर्थ होने वाला ईस्टर्न रेलवे ईआर, इसका हमारा जो हेडक्वार्टर है कोलकाता। वैसे कोलकाता में कई सारे हेडक्वार्टर हैं, हम लोग आगे भी देख लीजिएगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे एसईआर का भी जो हेडक्वार्टर है वो अपना कोलकाता में ही है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर का सिकंदराबाद में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अपना जो हमारा नेक्स्ट है 7वां, इसका साउथर्न रेलवे एसआर का चेन्नई में हेडक्वार्टर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो, आपको वीडियो में बने रहिएगा, इसके वगैरह मत करिएगा। 8वां जो हमारा है वो सेंट्रल रेलवे यानी सीआर, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और जो 9वां है वेस्टर्न रेलवेज डब्ल्यूआर, इसका मुंबई में हेडक्वार्टर है। और जो हमारा नेक्स्ट है 10वां है, इसको साउथ वेस्टर्न रेलवे एसडब्ल्यूआर बोलते हैं, इसका हुबली कर्नाटका में हेडक्वार्टर है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर का जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर है। और 12वां जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज डब्ल्यूसीआर में जबलपुर में हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा 30 नंबर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज एनसीआर, इसका इलाहाबाद में हेडक्वार्टर होएगा। इस बार हम लोग ना आगे बढ़ेंगे, अपना जो है हमारा देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा हेडक्वार्टर है वो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि एसईसीआर, बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बिलासपुर में। और नेक्स्ट जो है हमारा साउथ कोस्ट रेलवे ईसीआर, इसका भुवनेश्वर में रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए कोस्ट वाले जो हैं वो बनते हैं आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर हाजीपुर में है। कोलकाता में रेलवे स्टेशन केएमआर कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। एंड साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम में। ठीक है, यानी ये जो विशाखापट्टनम वाला है 2019 में बनाया गया। ठीक है, बुक में आपको 17 मिलेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। और आपका जो 18वां 2019 में ऐड किया गया है, ये बुक में आपको अपडेटेड बुक में मिलेगा। वैसे मिलने की चांसेस पुरानी बुकों में नहीं होगा, पुरानी बुकों में 17 ही आपको दिखाए जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर और अपना डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये होगा भारतीय रेलवे का विकास, यानी कि थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं पीडीएफ को, जिससे आप लोग को ईजिली दिख सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेट करने में 1-2 मिनट लगेगा, उसके लिए आप मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। ये हटा देता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा ब्रश वगैरह सेट कर लेंगे तो उसके बाद शुरू करते हैं। तो हमारा जो नया टॉपिक है मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, भारतीय रेलवे विकास डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे का विकास डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। भारतीय रेल का इतिहास लगभग 168 साल पुराना है। इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के शासनकाल लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई। भारतीय रेलवे में सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई। देश में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। इस ट्रेन में लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ होंगे आप लोग। मैंने बताया था आपको, इस वहाँ पे 16 अप्रैल बताया था, मतलब 14 अप्रैल, तो यहाँ पे 16 अप्रैल हो जाए, उसको थोड़ा दूरी को इधर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा 18 सदी में चलाई गई थी, 170 साल पुराना है। और 34 किलोमीटर चलाई गई थी, इसमें 400 से ज़्यादा यात्रियों ने सफ़र किया था लगभग। और इसको लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। और इसको मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के बीच में चलाया गया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पहली ट्रेन को भाप इंजन द्वारा चलाया गया था। ठीक है, भाप इंजन द्वारा चलाया गया था। और पहली आधिकारिक हेरिटेज और टॉय ट्रेन की घोषणा सन 1972 में की गई थी।
भारत की सबसे पहली हेरिटेज ट्रेन का नाम फेयर क्वीन था। ठीक है, क्या था? फेयर क्वीन। आप लोग याद रखिएगा, पहली ट्रेन जो थी भारत में उसका नाम फेयर क्वीन था। रेलवे स्टेशन मतलब डेवलपमेंट में सबसे याद रखने की चीज़ है। ठीक है, एग्जाम में आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस ट्रेन को विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन लगाया गया था। सबसे पुराना भाप इंजन जो उसमें था इसी ट्रेन में लगाया गया था। ठीक है, जिसका निर्माण सन 1855 में ब्रिटेन की कंपनी किटसन ने किया था। सन 1997 के बाद इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो 1997 के बाद इसका प्रचलन ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया भारत में, उससे पहले थोड़ा कम प्रचलन था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है और रेलवे लाइन की बढ़ती जा रही है। रेल व्यवस्था में सुधार के लिए 1905 में भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना की और मतलब ये आप अच्छे से पढ़िएगा, 5 नंबर हर साल एग्जाम में पूछता है। सन 1923 में सरकार ने रेलों को राष्ट्रीयकरण के लिए प्रबंधन निजी कंपनियों के हाथ से ले लिया था। ठीक है, ये 1923 में मतलब ये सरकारी हो गया। तो उसके बाद पहली विद्युत रेलगाड़ी 1925 में मुंबई से कुर्ला के मध्य चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग भैया सही से पढ़िएगा, इसकी नोट्स मिल जाएंगी, एग्जाम में आपको पूछता है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। अगर एक बार नहीं आएगा तो नेक्स्ट ईयर जरूर आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, कोई क्वेरी है तो आप लोग बताइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है रेल परिवहन के लाभ। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या लाभ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और उसके बाद आप लोग ये भी एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है 5-6 नंबर में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बढ़िया के। पहला पॉइंट हमारा है रेलवे के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के रूप में लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, रेल बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके सही चलाने के लिए यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध होती है। ये भी हमारा एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वाणिज्य खेती को प्रोत्साहन, अर्थात यानी कि देखिए जो हमारे किसान भाई होते हैं इनको मतलब पहले जो एक साथ में बड़े किसान थे बहुत बड़े वर्ग मीटर में खेती करते। ठीक है, तो वहाँ पे जो अनाज वगैरह निकलता है उसको लाने जाने में पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से रेलगाड़ी का माध्यम हुआ मतलब मालगाड़ी आई तब से आपको जो बोरी इकट्ठा ले जाने लाने में इनको व्यापार करने में बहुत आसान मिला। तो ये भी हमारा एक मुख्य पॉइंट होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, यानी कि लाने ले जाने में बहुत आराम मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है रेलवे लाइन बिछाने से उस क्षेत्र में भूमि मूल्यों में वृद्धि से राष्ट्रीय धन में वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो हमारी जहाँ से रेल लाइन जाती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही है, तो इसके जो पास का बगल का एरिया है इसका जो मूल्य है स्क्वायर मीटर के बराबर से काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कि बिकने पर सरकार को भी वृद्धि होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाढ़ व आपात जैसी स्थितियों में भोजन व कपड़े इत्यादि ले जाने की परिवहन। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे राष्ट्रीय आपदा आ जाती है तो वहाँ पे बस वगैरह ले जाने में समय लगता है, तो ऐसे में ट्रेन के माध्यम से वहाँ पे हम लोग जल्दी में सहायता पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक इसका लाभ होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो लोगों के दिमाग में एक रास्ते का विकास, अर्थात मान लीजिए जो एक ट्रेन चलती है, ठीक है, वो ट्रेन में करीब 7-8 डिब्बे होते हैं। ठीक है, तो 7-8 डिब्बों में अलग अलग जगहों से राज्यों से होकर गुजरने के कारण उसमें अलग अलग लोगों के मतलब जगह के लोग बैठते हैं, जिससे उन लोगों के लंबे सफ़र के कारण उनके बीच में मध्य दोस्ती एकता का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग इसमें मतलब अलग अलग लोग बैठेंगे तो जाहिर सी बात है आप लंबे सफ़र जाएंगे तो दोस्ती मित्रता होगी, तो आपको उनके बारे में एक दूसरे के बारे में जानने मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एकता का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनता में सामाजिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाना, क्योंकि लोग देश विदेश के सभी हिस्सों का दौरा करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने वही पॉइंट बताया जो पॉइंट अभी मैंने बताया, वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गया। धार्मिक स्थलों तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो जो ये रेल मतलब रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी सुविधाजनक व सुरक्षित परिवहन माना जाता है, और इसके द्वारा जो हमारा कच्चा माल है इसकी गतिशीलता के कारण औद्योगिक विकास हो जाता है। ठीक है, कच्चा माल बढ़ेगा तो औद्योगिक विकास जाहिर सी बात है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होने वाला है थोड़ा बढ़ा लेता हूँ मैं, तो अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता परिवहन होता है। ठीक है, अन्य की तुलना में सस्ता होता है, और केंद्रीय प्रशासन का आसान नियंत्रण होता है,
और बड़े पैमाने पर जनसंख्या का पलायन हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जन परिवहन व्यवस्था यानी मास ट्रांजिट सिस्टम। मास ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है? मास ट्रांजिट सिस्टम जो होता है वो जन परिवहन प्रणाली होती है। ठीक है, एक जन परिवहन प्रणाली होती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जन परिवहन प्रणाली एक प्रकार की परिवहन प्रणाली है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वाहन के संयोजन द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये एक परिवहन प्रणाली जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, जैसे हवाई जहाज़ है, रेलवे स्टेशन है, बस हैं इत्यादि के पैमाने में इसके उदाहरण अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी एग्जाम में आपको 5 नंबर आता है, तो आप लोग समझिएगा। मास ट्रांजिट का प्रयोग आमतौर पर बड़े पैमाने पर परिवहन के पर्याय के रूप में किया जाता है। दुनिया के कई देशों का मास ट्रांजिट राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण घटक है। वर्तमान समय के विकसित देशों में बड़े पैमाने पर जन परिवहन में गिरावट आई है क्योंकि परिवहन का प्राथमिक साधन निजी वाहन बन गए हैं जो आमतौर पर कि एक समय से 2 या 3 यात्रियों का लिए ही संभव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाई वो समझ होंगे भाई, अच्छे से पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, आप लोग प्रीवियस उठा के जब भी देखेंगे आपको 100% दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, सीरियसली पढ़िएगा और वीडियो बने रहेगा, मैं आगे तक आपको पढ़ाऊँगा। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं इसके लाभ और हानि क्या होती है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसका थोड़ा सही कर लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है फ़ोन वगैरह में रिकॉर्ड करने में। तो जन परिवहन के लाभ, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, आपको अच्छे समझाएंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट होने वाला है ये है, एक बार में अधिक यात्रियों को लाया जा सकता है। ठीक है, यात्रियों के आने जाने खर्च कम होता है, निजी वाहन की तुलना में के प्रति कम व्यक्ति जगह लेता है, लंबी यात्रा में सुविधाई होता है और प्रति व्यक्ति निजी वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, आप लोग 5 पॉइंट समझ गए होंगे। मतलब कि आसान होता है, ठीक है, ज़्यादा आदमी ला जा सकते हैं और सस्ता होता है और कम जगह लेता है और प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग हानि देखेंगे और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो हानियाँ उनको हम डिस्कस करते हैं। या केवल उन क्षेत्रों में संभव जहाँ पे अधिक आबादी हो, प्रति वर्ग मील में निवासियों की संख्या कम होने पर प्रणाली की क्षमता कम हो जाती है। जन परिवहन असुविधाजनक व भीड़ भाड़ से युक्त होता है। यह प्रणाली निर्माण व संचालन के लिए महंगी पड़ती है। इस प्रणाली में वाहन अपने निर्धारित समय पर चलते हैं। ठीक है, कुछ हानियाँ हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कोई पूछ लेता है इसको भी, आप लोग इसकी बिल्कुल मत करिएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेट्रो रेल का है। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, आपको आसानी से समझा देंगे जो आप लोग समझ पाएँ और ज़्यादा इस पर कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको ना हो पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेट्रो रेल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेट्रो रेल है। तो जो ये मेट्रो रेल होती है उसको हम लोग MRTS यानी कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, यह एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसकी मदद से बहुत से लोग एक समय से जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से यातायात कर सकते हैं। यह बहुत ही कन्वेंशनल, फास्ट, एफिशिएंट और रिलीजेबल माध्यम है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि इसमें प्रति व्यक्ति 5 लोगों में से 1 भाग तक की ऊर्जा का खर्च होती है। यदि हम इसमें किसी ट्रेडिशनल ट्रेन को की बात ना करें तो। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ये काफ़ी आसान था। हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है, 100% आप लोग लिख के ले लीजिएगा। मोनो रेल। ठीक है, मोनो रेल क्या होती है? अच्छा, बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हर टॉपिक एग्जाम में आता है, तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाली चीज़ें, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आसान टॉपिक। ठीक है, तो मोनो रेल क्या होती है? मोनो रेल बेसिकली वो रेल होती है जो बीम पे चलती है। ठीक है, ज़मीन से कुछ ऊपर बीम पे चलेगी, और इसका मतलब कोई जो ट्रेन होता है, एक सिंपल ट्रक होगा उस पर ऊपर चलेगी, तो उसको हम आपको डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बीम है, बीम के ऊपर ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, इसको हम लोग मोनो रेल बोलते हैं। ठीक है, नीचे से पिलर देखे इसके ऊपर चलाई जाती है, ये हमारी मोनो रेल होती है, नीचे बीम होती है और नीचे रोड होती है। तो हम लोग कुछ इसको देख लेते हैं डिटेल में क्या चीज़ है। तो शुरू करते हैं अपना पढ़ना। मोनो रेल एक ऐसी ट्रेन है जो कि रेलवे लाइन पर नहीं बल्कि एक बीम पे सारे चलती है। ठीक है, मैंने बताया जैसा वैसा ही, और इसके सारे कोने बीम से जुड़े होते हैं। इसका 7 सड़क मार्ग से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि 10 फीट की ऊंचाई बनाया जाता है। इसमें यात्रियों की ट्रैफिक से निजात मिलती है। यह साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है।
इसमें सफ़र के दौरान दुर्घटना की संभावना भी नहीं रहती। ठीक है, रफ्तार भी अन्य ट्रेनों के बसों से तेज़ होती है। दुनिया में पहली मोनोरेल 1820 में रूस के इवान इल्मानोव के द्वारा बेहतर यातायात के विकल्प के तौर पर चलाई गई थी। इसके बाद 1821 में इसका पहला ट्रायल दक्षिण लंदन के डकफोर्ड डॉकयार्ड के हाईफोर्ड शहर में किया गया। ठीक है, हाईफोर्ड शहर से तक किया गया था। ठीक है, इसके बाद सन 1900 में गायरो मोनोरेल का परीक्षण किया गया। 1901 में इसका लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में प्रयोग किया गया। सन 1910 इसके बाद प्रयोग में अलास्का की खानों में कुछ समय तक किया गया। 1880 के बाद शहरीकरण को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ जापान व मलेशिया का एक सबसे सस्ता इस्तेमाल किया गया। टोक्यो मोनोरेल सबसे बेस्ट मोनोरेल है। इसका प्रयोग लगभग हर साल 1,27,000 यात्री करते हैं। ठीक, यानी कि जापान का जो है सबसे बेस्ट मोनोरेल होने वाला है। ठीक है, इसका जो है 1,27,000 आदमी इसका जो हर साल जो है हर दिन यूज करते हैं। ठीक है, अब मुंबई मोनोरेल के बारे में जानते हैं। मुंबई मोनोरेल आखिर में है क्या? ठीक है, ये भी एग्जाम्पल मान लीजिए पूछ देते कभी कभी कि एक उदाहरण दीजिए मोनोरेल का, भारतीय मोनोरेल का एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में आपको मुंबई मोनोरेल के बारे में लिखना होगा। तो हम लोग आज डिस्कस करें मुंबई मोनोरेल क्या है और इसमें शुरू करते हैं। तो मुंबई मोनोरेल भारतीय महानगर मुंबई आधारित मोनोरेल निकाय है जो नगर के सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए बनाया गया। यह परियोजना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम मोनोरेल परियोजना है। इससे पूर्व कुंडाला वैली रेलवे और पटियाला स्टेट मोनोरेल ट्रेनवेज 1920 में बंद हो गए थे। इसका निर्माण कार्य जनवरी 2009 में आरंभ हुआ और इसका प्रथम परिचालन लाइन का उद्घाटन सन 1 फरवरी 2014 को हुआ। ठीक, उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को। मुंबई मोनोरेल भारत की बहुप्रचर्चित पहली मोनोरेल है। इसका उद्घाटन 1 फरवरी 2014 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने किया। पहली मोनोरेल मुंबई के वाडला मोनो रेल डिपो से दोपहर को 3:57 पर चली और लगभग 15 मिनट का समय तय करके 4:12 पर चंबूर पहुंची। 2 फरवरी 2014 को इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, 2 फरवरी 2014 को इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था। आगे पढ़ते हैं। मोनोरेल के आसमानी, नीले, गुलाबी और हरे रंग कोच के में 20 यात्रियों के बैठने की जगह है, जबकि अधिकतम 568 यात्री ट्रैवल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में न्यूनतम ऊंचाई करीब 5.5 मीटर है। यह अपने ट्रैक पर आने वाले मोड़ के दौरान 40 डिग्री तक झुक जाती है, जिससे इसकी यात्रा में आरामदेह रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में चंबूर वाडला के बीच दौड़ने वाली इस मोनोरेल के मार्ग की लंबाई 8.93 किलोमीटर है तथा इसमें 7 स्टेशन हैं। वाडला, भक्ति पार्क, मैसूर कॉलोनी, BPCL, फर्टिलाइजर और टाउनशिप, VNPRC, मार्ग जंक्शन और चंबूर। ठीक है, रेल 31 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हुए प्रथम चरण के पूरे मार्ग को लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा करेगी। मुंबई मोनोरेल का किराया 5 से 19 रुपये रखा गया। इस मोनोरेल पर 3,000 करोड़ रुपए का लागत आई थी। ठीक है, इसको बनाने में 3,000 करोड़ की लागत आई थी। तो आई होप आप लोग पूरा समझ होंगे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और मेट्रो के हानि लाभ देख लेते हैं। ठीक है, हानि लाभ देखने के बाद शुरू करेंगे आगे को वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है बहुत समय ही सस्ते किस्म की बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसमें यात्रियों को बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अगर हम दूसरे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें
मेंटेनेंस के खर्च काफ़ी कम हैं। हाईवे टैक्स की तुलना करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत बहुत ही कम है। इसमें ट्रैफिक की समस्या नहीं होती है, जिससे लोग बड़ी जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सक जाते हैं। इसमें प्रदूषण नहीं होता क्योंकि यह इलेक्ट्रिक से चलता है। इसको बनाने में से ज़्यादा ही जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसको बनाने में ज़्यादा जगह नहीं पड़ती है। कुछ लाभ थे, हानि देख लेते हैं हम लोग। तो मेट्रो की हानियाँ क्या हैं? इसके फिक्स्ड रूट एलोकेट करनी पड़ती है, या ट्रेन किसी भी रूप में नहीं भेज सकते हैं। कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड टनल हैं जिसकी लागत बहुत ही अधिक होती है। शहर के सभी जगहों पर दौरा नहीं जोड़ा जा सकता अगर शहर का पूर्ण पहले से प्लानिंग साथ नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ये कुछ आपके डिमेरिट्स थे। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं वीडियो में। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, कुछ मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे रेल ट्रांसपोर्ट और सड़क ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट का। तो इधर रेल ट्रांसपोर्ट, दूसरी तरफ सड़क ट्रांसपोर्ट हम लोग देखेंगे। विवरण: दुर्घटना दर कम होता है, सड़क में दुर्घटना का ज़्यादा होता है। यातायात का खर्च अधिक दूरी के लिए बहुत कम होता है और अधिक ज़्यादा होता है या सड़क में। आगे देख लेते हैं। अनुलंब ढाल बहुत ही कम दिया जाता है और अधिक अनुलंब ढाल होती है। पहाड़ी क्षेत्र में उपयुक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। भार वहन क्षमता अधिक वहन कर सकता है, भार वहन क्षमता सीमित होती है। दूरी अधिक दूरी के लिए भी उत्तम होता है, कम दूरी के लिए उत्तम होता है, ठीक है। अनुरक्षण की बात करें तो लागत अनुरक्षण कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है, लगातार, और निर्धारण समय पर किए जाते हैं। 8वां पॉइंट जो है हमारा समय सीमा, ठीक है। तो समय सीमा, गाड़ियाँ अपने समय निर्धारित समय पर चलती हैं, कोई समय सीमा नहीं होती इसमें, ठीक है। और 9वां पॉइंट है निर्माण तल की ऊंचाई कम होती है और इसमें अधिक होती है। उपयोग 10वां पॉइंट हमारा आखिरी है। उपयोग की बात करें तो ट्रेन के संचालन के लिए ये बाध्य होता है, ठीक है। अनेक प्रकार की गाड़ी चलने के लिए बाध्य नहीं कहता, जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारा था, अभी हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर क्लोज करेंगे और आई होप आप लोग चैप्टर पूरा समझ के आए होंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो शुरू करते हैं, आगे अपना जो कुछ की पॉइंट्स हैं पढ़ लेंगे और इसके बाद अपना चैप्टर क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा पहला पॉइंट है, रेल की उत्पत्ति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, जहां 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सड़क पर दौड़ाया गया था। दूसरा पॉइंट है, 1789 में पत्थर के खंभों पर आराम करने वाले ढलवा लोहे की रेल पेश किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, एक फ्रांसीसी मैकेनिक निकोलस जोसेफ कुगनोट ने थे, जिन्होंने सन 1969 में भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, 1786 में स्कॉटिश इंजीनियर विलियम मंडोक ने 1797 में रिचर्ड ट्रैकविक ने भाप इंजन का मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। रिचर्ड ट्रैकविक ने भाप इंजन का प्रस्तुत किया था मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास में पहला सार्वजनिक रेलवे 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में यातायात के लिए खोला गया था। भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई व ठाणे के बीच 33 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे, पहला आपको बताना है कमेंट में। और भारतीय रेलवे में लगभग 16 करोड़ कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, यानी 160 लाख हजार आदमी। तो अगला पॉइंट है, इस समय भारत में लगभग 11,05,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का जाल फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय ट्रेन प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग चलते हैं। भारत में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7500 रेलवे स्टेशन हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पर स्थित रेलवे प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत में ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा 3 अगस्त 2002 से शुरू की गई थी। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे पूरा वीडियो। तो दोस्तों अगर ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो चाहिए टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़ जाए। मिलता है वीडियो तक ले, बाय।